देखने वाले हैं वो चैप्टर 7 है और हम लोग सोशल साइंस के चैप्टर देखने वाले हैं। जो आपका क्लास 7 है ना, तो उसका चैप्टर हम लोग 7 देखेंगे, ठीक है। तो सोशल साइंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखते हैं। तो आपका जो भी क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण किस तरह से हुआ है, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें आपका क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या कि थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं, आपको क्लियर दिखे। लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका जो है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना होता है। यानी हम बोलते हैं वही हमारा समझने का तरीका भी होता है या समझाने का तरीका भी होता है, ठीक है। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पे उसका अर्थ है कि वह तमिल या उड़िया भाषा बोलता है, ठीक है। तमिलनाडु और उड़ीसा में रहता है, ठीक है। यानी उड़िया वाले उड़ीसा में रहेंगे और तमिलनाडु वाले तमिल बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं, ठीक है। यानी हम लोग ये जब यूज़ करते हैं तो जोड़ते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये योग युगांतरों से क्या है, अस्तित्व में है, ठीक है। यानी ये लंबे समय से क्या है कि इसी तरह से चलता आ रहा है। इसी तरह आपका क्या बोल रहा है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने से के समय में भूमिका रही है। यानी लेकिन वो सीमा के बनने में क्या हुआ होगा, समय रहा होगा, जिन्हें हम क्षेत्रीय संस्कृतियाँ कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको, क्षेत्रीय संस्कृति कहते हैं। वे समय के साथ साथ बदलती है और सच तो यह है कि आज भी बदल रही है और इस तरह से क्या है कि वो हमेशा चेंज हो रही है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जो है वो क्या है कि जटिल प्रक्रिया में विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। यानी मतलब कल्चर को क्या किया है, परंपरा ने क्या किया है कि संपन्न प्रदान किया है, ठीक है। यानी हमने जो भी नॉलेज को, जो भी खान पान यानी पहनने का तरीका, सब कुछ हमने शेयर किया। जैसा कि हम देखें कुछ परंपरा तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी है, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में से समान प्रतीत होती है, ठीक है। कुछ अलग दिखती है तो कुछ जो है वो समान प्रतीत होती है, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपरा एक खास इलाके के क्या है कि पुराने रीति रिवाजों से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि चेर और मलयालम भाषा का विकास की बात की जा रही। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। और महोदयपुरम का चेर राज्य जो है, चेर राज्य प्रायद्वीपीय के दक्षिणी पश्चिम भागों में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया, ठीक है। मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का उपयोग जो है उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरण में से एक है। यानी जो मलयालम लैंग्वेज है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ जो बोला जा रहा है कि मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी, तो कब, तो 9वीं शताब्दी में। कहाँ पे, तो केरला में, ठीक है। शासकों ने मलयालम भाषा को और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में भी किया है, ठीक है। चलिए ये मलयालम में लिखा हुआ है, मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख है। यानी किस लैंग्वेज में है, तो देख लीजिए मलयालम में है, ठीक है। ये मलयालम में लिखा हुआ लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए किया वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा की प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है, ठीक है। आगे देखते हैं। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों का पर आधारित है, ठीक है। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की श्रेणी है, ठीक है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का
एक ग्रंथ है लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक है, ठीक है। मणि प्रवालम शैलियों में लिखी हुई है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि आपका संस्कृत जो है वो ऋणी है। और यहाँ पे क्या 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ जो लीला तिलकम, जो क्या है कि एक व्याकरण और क्या है काव्य विषयक है, ठीक है। मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है, यानी ये जो लिखा गया है लीला तिलकम वो क्या है कि मणि प्रवालन शैली है, ठीक है, लिखने का स्टाइल है। ये क्या होता है कि मणि प्रवालम का अर्थ होता है हीरा और मूंगा, ठीक है। मणि और प्रवालन मतलब मूंगा, ठीक है। इस तरह से जो दो भाषा संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की और संकेत करते हैं। संस्कृत के साथ साथ वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो भी, ठीक है। शासक और धार्मिक परंपराएं की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे बालवत, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ, तालपत्र की पांडुलिपि, यानी देखिए ये कौन है आपको मैं बता देती हूँ। ये हमारे जगन्नाथ जी है, माता सुभद्रा उनकी बहन है, और ये कौन है बालभद्र भाई हैं। ये भगवान हमारे जगन्नाथ जी है, ठीक है। ये उड़ीसा में यही आपको तीनों का जगन्नाथपुरी देखते हैं ना, यही है। बहुत बहुत अच्छा लगता है। देखिए शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय की बात की जा रही है। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृति क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण जो है वो क्या है, पुरी यानी जगन्नाथ। उड़ीसा में जगन्नाथ संप्रदाय, यानी जगन्नाथ का अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। विष्णु, ये जो देखिए कृष्ण भगवान के ही ये रूप माने जाते हैं, विष्णु के पर्यायवाची भी माने जाते हैं। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, आज भी बनाई जाती है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया, ठीक है। ये विष्णु भगवान के ही हैं। ऐसा बोला जाता है कि जब कृष्ण भगवान जब मृत्यु हुआ तो उनका पूरा बॉडी जला नहीं था, और वो उनका जो बॉडी जो था ना, वहाँ पे जो उड़ीसा तट पे उनको प्रवाहित कर दिया जाता है, जो जल में प्रवाहित करने के बाद वो उड़ीसा तट पे पहुँचता है, और फिर उन्हीं से वो लकड़ी का यूज़ किया गया, पंडितों के द्वारा बना करके निकाला गया, ठीक है। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। किसने? तो 12वीं शताब्दी में कौन सा राजा था? गंग वंश के राजा थे। क्या नाम था? अनंतवर्मन, ठीक है। उनका क्या नाम था? पुरुषोत्तम जगन्नाथ, जो भगवान जगन्नाथ जी थे, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि आपका 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त किया, ठीक है। और क्या किया कि जगन्नाथ को अर्पित कर दिया, और ये क्या है कि यहाँ पे 1230 में क्या होता है कि राजा अनंग भीम द्वितीय थे अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया, यानी अपना जो भी राज्याभिषेक था वो क्या किया कि वो जगन्नाथ जी को दे देते और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त किया। मतलब कहने का मतलब कि मेन राजा कौन? तो जगन्नाथ जी, और उसके मतलब हेल्पर के रूप में प्रतिनियुक्त किया खुद को, कौन? अनंग भीम तृतीय ने। चलिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है तो देखिए जगन्नाथ जी का मंदिर देखिए पुरी का है, जो उड़ीसा है ना, वही बोलते हैं कि ये जो आप ध्वजा देख रहे हैं ना, इसका छाया जो है ना ज़मीन पे नहीं पड़ता है, ठीक है, यानी नीचे नहीं पड़ता है, ऐसा माना जाता है। और देखिए जब चौखट होता है ना मंदिर का, तो उसका जो समुद्र के पास ये बनाया गया है, तो चौखट से जब अंदर आप जाइएगा ना तो कोई समुद्र का साउंड नहीं नज़र आता है, कोई साउंड ही नहीं आता, लेकिन बाहर जब निकलिएगा तो साउंड आता है, ठीक है। चलिए ऐसा वहाँ के लोग बोलते हैं। आप चाहे तो आप नेट वगैरह में सर्च भी कर सकते हैं। जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठी और ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर का अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया, यानी मुगल हो गया, मराठा हो गया या अंग्रेज, मतलब सब चाहते थे कि मंदिर पे क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। बट वे सब यह महसूस करते थे कि नियंत्रण
मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के स्थानीय जनता पर उसका शासन स्वीकार हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि मंदिर जीत लिया तो वहाँ के लोगों को भी जीत लिया इस तरह से, क्योंकि श्रद्धा रखते थे वहाँ के लोग। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं की बात की जा रही है। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहाँ आज का अधिकांश राजस्थान स्थित राजपूताना कहते हैं, इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा संप्रदाय था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। ठीक है, कौन? राजपूताना वाला जो राजस्थान का है। लेकिन यह बात आंशिक रूप से सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी है जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। ठीक है, यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, यानी अन्य लोग भी रहते हैं। ठीक है, अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशेष संस्कृति प्रदान की। ठीक है, आइए यह देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये संस्कृति परंपरा वहाँ के शासकों के आदेशों और अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। लगभग 18वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भागों पर विभिन्न परिवारों का राजपूत राजाओं का शासन रहा है। ठीक है, 18वीं कब से? तो आपके 8वीं शताब्दी से, 18वीं नहीं, ठीक है, 8वीं शताब्दी से। जैसे यहाँ पे जो है पृथ्वीराज बीकानेर के राजकुमार राज सिंह का ये चित्र है, यानी कहाँ के राजा थे? तो बीकानेर के, और नाम क्या है? राज सिंह। ये आपका चित्र है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि हम लोग चैप्टर जो 2 था, पृथ्वीराज एक ऐसा ही राजा था, यानी राजपूत राजा था, जो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था, चैप्टर 2 में पढ़ा था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि एक ऐसा ही शासक था। ये जो थे शासक ऐसे शूरवीरों के आदेशों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने क्या किया था? रण क्षेत्र में बहादुरी में लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया, यानी रण क्षेत्र में ही मारे जाते थे। ठीक है, इतने बहादुर थे, पीछे नहीं हटते थे, मगर पीठ नहीं दिखाया। राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्य और गीतों में सुरक्षित थी। ये विशेष रूप से ट्रेंड होते थे, प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। ठीक है, ये काव्य और जो भाट जाति होती है उनके द्वारा ये काव्य और गीते ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और उनसे यह आशा की जाती है कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए क्या करें? प्रेरित करें और प्रोत्साहित करें। ठीक है, अगला देखिए, साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होती है। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियाँ और स्वामी भक्ति जो है वो मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का संरक्षण चित्रण दिखता है। ठीक है, यानी संवेगों का चित्रण देखने को मिलता है। यहाँ देखिए क्या बोला है, क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियाँ अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। यानी कहने का मतलब कि आपका जीवन भर तो साथ देती ही थी और बाद में सती भी हो जाती थी। वही जीवन मरण की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे वह क्षेत्र जिसे अध्याय में चर्चा की गई है। ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपका देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो राजपूत कहाँ थे? तो आपका राजस्थान वाला एरिया हो गया, हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, उसके अलावा पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा का भुवनेश्वर, ये सब हम जो है वो एरिया के बारे में हम लोग, जगन्नाथपुरी उड़ीसा के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो राजपूत थे, ठीक है, ये सब के बारे में हमने देखा। और हमने कहा देखा, केरला के बारे में हमने भी देखा ना, मनी करके एक शब्द था ऊपर में, तो उसको देखा। ठीक है, चलिए यह देखिए पता लगा है कि क्या आपके नगर और गाँव में शूरवीर वीरांगनाओं का परंपरा रही है। यदि हाँ, तो ये परंपरा राजपूतों की वीरता आदर्शों से कितनी समान या भिन्न थी? यानी कहने का मतलब कि अगर है तो बताइए कि कितने वीर आपके गांव या नगर में थे। ठीक है, और अगर थे तो मिलते जुलते थे राजपूतों से शायद, या अलग थे? देखिए यहाँ जो बात किया जा रहा है, तो बोल रहे हैं कि द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख है। सही बात है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। ठीक है, क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी बात की जा रही है। क्षेत्रीय प्रांत सीमांतों से जो अलग था, कथक नृत्य की कहानी बताई जा रही है। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है, तो नृत्य के
नृत्य के विषय भी यही सच है। आइए नृत्य के कुछ रूप कथक के इतिहास को देखते हैं। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों में जुड़ी है। कथक शब्द जो है कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग जो है वो संस्कृति तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में मंदिरों में कथा कहानी यानी कहानी सुनने वाले की जाती थी। कौन? तो कथा मूल रूप से जो थी उत्तर भारत में मंदिरों में कथा कहानी सुनाने वाले एक जाति थी। ठीक है, ये कथाकार अपने हाव भाव और संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। उसी के अलावा 15वीं-16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्णा के पौराणिक आख्यान यानी कहानियों आपका उसके अलावा क्या है कि लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए गए जाते हैं। ठीक है, जैसे राधा कृष्ण का पौराणिक कहानी है वो लोक नाट्य किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? तो रासलीला बोलते हैं। जैसे आप मथुरा वगैरह में देखिएगा ना, तो इस तरह का कृष्ण का पूरा ड्रेसअप, राधा माँ का पूरा ड्रेसअप पहन के लोग नृत्य करते हैं और भक्ति भजन गाते हैं। ठीक है, डमरू वगैरह, ढोलक, ऐसे रासलीला में लोक नृत्य के लिए कथक कलाकारों के वो मेरा आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मुगल बादशाह और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबारों में प्रस्तुत किया जाता था। यहाँ जहाँ इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। ठीक है, आगे चल के क्या होता है कि दो परंपरा यानी घरानों में फला फूला जो आपका राजस्थान यानी जयपुर दरबारों में और लखनऊ में किया गया। ठीक है, जो घराना था। अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह के संरक्षण में प्रमुख कला रूप में उभरे। उनका टाइम पीरियड क्या था? 1850 से लेकर 75 के टाइम पीरियड को अगर देखते हैं तो यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आपका इन दो क्षेत्रों यानी लखनऊ या फिर राजस्थान में ही नहीं, उसके अलावा आपका जो है वो आज के पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर और बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर क्या है संस्थापित हो गए। ठीक है, इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा दूत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा और कहानियाँ प्रस्तुतिकरण और अभिनय पर जोर दिया गया। उसी के अलावा देखो अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं से 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया गया। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 स्थानीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। कौन? तो ये जो हम लोग अभी देखे हैं। ठीक है, शास्त्रीय जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो चित्र बना हुआ है तो ये क्या है? कथक नृत्यांगना है और एक दरबारी चित्र बनाया गया है। ठीक है, ये कथक नृत्यांगना है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो शास्त्रीय नृत्य की बात की जा रही है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि किस कला को शास्त्रीय माना जाए। इस प्रश्न का उत्तर देना क्या है कि थोड़ा सा आपका कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका जो है वो क्या है कि आपका धार्मिक हो, विषय जो हो धार्मिक हो उसको शास्त्रीय कहेंगे, या फिर उसको कहेंगे जो शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों बात सही भी है कि किसको मानेंगे। तो आगे देखते हैं। जो कई वर्षों के लंबे परीक्षण से प्राप्त होता है, अथवा आपका क्या बोला जा रहा है कि आप जब ज़्यादा परीक्षण कर लेंगे तो उसका बात किया जा रहा है। ठीक है, यानी आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित अथवा प्रस्तुत किया जाता है और इसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखते हैं वे विशेषताएं
पाई जाती है, ठीक है। अगला देखिए कि जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि विशिष्टता को शास्त्रीय रूपों में विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। उसके अलावा क्या है कि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दांश यानी सही नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे देखिए अन्य नृत्य रूप की बात की जा रही है जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है, निम्नलिखित है। तो तमिलनाडु में भारत नृत्य है जो शास्त्रीय की श्रेणी में आते हैं। केरल का कथकली, उड़ीसा का उड़ीसी हो गया, सीधा आंध्र का कुचिपुड़ी हो गया, मणिपुर का मणिपुरी हो गया, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका जो है वो और भी जानकारी जो आप देखते हैं भरतनाट्यम जो हो गया, जितने भी चीज़ें हैं। यहाँ शिकार के लिए आराम करते हुए अकबर मुगल चित्र की बात की जा रही है, यानी यहाँ पे शिकार के दौरान आराम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए पूरा बना हुआ है, थोड़ा दूर कर देती हूँ आपको। संरक्षकों के लिए चित्रकला और लघु चित्रों की परंपरा। ऊपर में कुछ बचा तो नहीं है, देख लेते हैं हम लोग। नहीं, ऊपर बचा नहीं है, चलिए। तो यहाँ जो चित्रकला की बात की जा रही है, लघु चित्रों की परंपरा की बात की जा रही है। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह भी लघु चित्रों की परंपरा है, ठीक है। लघु चित्र जैसा कि उनके नाम से पता चलता है छोटे आकार के चित्र होते थे, ठीक है। लघु जो होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं जिन्हें आमतौर पे जल रंगों से कपड़े या कागज़ का चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों और लकड़ियों की तख्तियाँ पर चित्रित किए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो है पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपि चित्रित करते थे, ठीक है। ये पांडुलिपियाँ आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित होती थी, चटक रंग का यूज़ किया जाता था। उनमें से दरबार के दृश्य होते थे। उसके अलावा क्या होते थे कि आपके दरबार के दृश्य होते थे, लड़ाई होता था तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोग, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मुगल साम्राज्य का जो पतन होता है के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय दरबारों राज्यों की दरबारों में चले गए। यानी जब मुगल का जो लास्ट हो रहा था मुगल शासन, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आपका मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूत दरबारों को प्रभावित किया। ये बाद में कहाँ चले जाते हैं, साउथ में, या फिर राजपूतों के साथ राजाओं के संरक्षण में चले जाते, क्योंकि मुगल अब पावरफुल रहे नहीं थे, ख़त्म हो गए थे तब। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का एक अनुसरण करते हुए शासकों उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए गए हैं। इनके साथ साथ मेवाड़ हो गया, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं और काव्यों के विषयों का चित्रण क्या किया, बराबर जारी रहा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमने देख लिया है कि शिकार के लिए लोग आराम कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया। होली खेलते हुए महाराजा राम सिंह सेकंड है और राजपूत लघु चित्र बनाया है वो होली खेलते हुए, ठीक है। तो ये राजपूत राजा है। चलिए यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है क्या, ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका, ठीक है। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण प्रबंधशाली का विकास हो गया, जिसे क्या कहते तो बसोहली श्रेणी कहा जाता था, ठीक है। बसोहली क्या होता था, ये आपका जो जम्मू कश्मीर वाला है ना, तो बसोहली पेंटिंग को ही अभी GI टैग दिया गया, अभी लेटेस्ट का मैं बता रही हूँ आपका
2023 में दिया गया बसोहली पेंटिंग, ठीक है। चलिए, तो जीआई टैग क्या होता है कि उसको देश विदेश में भी उसका रिस्पेक्ट मिलेगा, उसका मतलब एक्सपोर्ट किया जा सकता है और भी उसको रिजर्व करके बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है जीआई टैग में, ठीक है। जहाँ जो सबसे लोकप्रिय चित्रित की गई है वह था भानुदत्त की रसमंजरी के बसोहली शैली में बनाया गया था। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार जो थे मैदानी इलाकों की, देखिए ये कृष्ण भगवान की है, यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे कृष्णराधा और उसकी सखिया पहाड़ी लघु कांगड़ा की जो देख रहे हैं, देखिए कितनी खूबसूरत बनी हुई है। चलिए, अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की पलायन कर लिए थे, ठीक है। जब नादिर शाह का आक्रमण होता है ना 1739 में जब होता है, चलिए तब, क्योंकि वो लोग मार देते थे ना, बहुत सारा हटा देते थे, ठीक है। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है कि निश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जिन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार की मिले, ठीक है। इसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। इसके प्रेरणा का स्रोत जो है वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की क्या थी, विशेषता थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, आपके दीवारों, कपड़ों, फर्शों आदि पर अपनी कलाकृति चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके अतिरिक्त जो है वो इसके विपरीत लघु चित्र जो थे राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे सदियों तक क्या रहते थे, सुरक्षित रहते थे। तो कौन सा चित्र, तो लघु चित्रकला। देखिए, बंगाल नज़दीक से एक नज़र की बात की जा रही है, तो आपका क्या बोल रहा है कि एक क्षेत्रीय भाषा का विकास होता है बंगाल में। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के रूप में निर्धारित करते हैं, इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली या बांग्ला ही बोलते होंगे। किंतु ऐसा दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से मिली हुई भाषा मानी जाती है, यानी बंगाली जो है किससे निकला है, तो संस्कृत से भाषा से। उसी के अलावा प्रारंभिक ईसा पूर्व क्या होता है कि आपका जो है वो जो प्रथम शताब्दी के मध्य के भाग के क्या है संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है। सबसे पहले बंगाली रामायण के ताल पत्रों की पांडुलिपि का एक पृष्ठ की बात की जा रही है, ठीक है। सबसे पहले बात किया जा रहा है। देखिए अगला क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बंगाली में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए, चलिए मैं आपको सिर्फ अपना नाम बता सकती हूँ, ठीक है, कि ये बंगाली में कैसे लॉ लिखते हैं। तो देखिए ऐसे लॉ लिखते हैं, ठीक है। और जब ज लिखते हैं ना, तो देखिए ऐसे लिखते हैं, मतलब थोड़ा राउंड करके ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और देखिए क कैसे लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना वैसे ऐसे ऐसे करके लिखिए, ठीक है। यानी ऐसे करके लिख लीजिए। और आप बोलोगे आप बंगाली हो, बट मैं जानती हूँ, ठीक है। चलो, तो ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध यानी दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंधित स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण क्या हुआ कि संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर क्या किया, राजनीतिक नियंत्रण कर लिया और ब्राह्मणों को बसाना शुरू किया, कहा उत्तरी बंगाल में। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई और संस्कृति प्रभाव जो अधिक प्रबल हो गई। 7वीं शताब्दी में क्या होता कि चीनी यात्री ह्यून सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। चलिए
यहाँ देखिए क्या होता है कि 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का क्या शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। ठीक है, 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया तो उसे क्या कहते थे कि सूबा माना जाने लगे। इस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में क्या हुई, विकसित हो रही थी। ठीक है, चलिए क्या था कि वस्तुतः जो है वो 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामाजिक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिम भाग की बोलचाल थी जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है, या पश्चिम भाग में जो बोली जाती थी। ठीक है, आपका क्या बोला जा रहा है कि यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है, यानी इसमें भी बहुत सारी चेंज हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी जो है संस्कृत की श्रेणी, दूसरी जो है स्वतंत्र है। ठीक है, पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्य के अनुवाद मंगल काव्य हो गया, यानी शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। दूसरी श्रेणियों में जो नाथ साहित्य शामिल है, दूसरी श्रेणी कौन सी है, तो नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपीचंद के गीत है। उसके अलावा धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि मैनामती गोपीचंद और धर्म ठाकुर की बात की जा रही है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि नाथ लोग सन्यासी होते थे। नाथ लोग क्या होते थे, तो आपके सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। ठीक है, उसके अलावा यह क्या करते थे कि गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता था, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं से के समक्ष संन्यास और मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। कौन, तो रानी मैनामती जो थी। ठीक है, उसके अलावा बोला जा रहा है कि धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं। ठीक है, धर्म ठाकुर जो है वो देवता हैं जिनका पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ के मूर्ति के रूप में किया जाता है। समझ गए। देखिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, तो फारसी शब्द का बात किया जा रहा है। जो पीर होता है वो एक फारसी शब्द होता है जिसका मतलब होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो कह रहा है क्या कि पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है। ठीक है, पहली श्रेणी के ग्रंथों का, क्योंकि उनके ऐसे अनेक पांडुलिपि पाई गई जिसमें इंगित किया कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के क्या हुआ है कि आपकी 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई है। दूसरी श्रेणी की कृतियाँ मौखिक रूप से कहीं कहीं सुनी जाती थी, इसलिए इसका काल निर्णय जो है वो सही नहीं किया गया है। खास तौर पे पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मण का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। कहाँ, तो पूर्वी बंगाल में, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम रहते होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। पीर और मंदिर की बात की जा रही है, तो पीर तो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे देखिए, पीर तो मैंने आपको बोल दिया। तो 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। शने स्थानीय मछुआ और स्थानीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के लिए के नए समुदाय में मिल गए। ठीक है, आगे देखिए। इन्हीं दिनों बंगाल का मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। ठीक है, अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिद बना लेते थे। ठीक है, और
उसके बाद क्या होता था कि जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रारंभ में क्या होता है कि प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था और आश्वासन चाहते थे। ठीक है, यानी इस जगह रहने के लिए ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन समुदायों के नेताओं ने प्रदान की थी, यानी आप मुझे कुछ फैसिलिटी दीजिए। ठीक है, ये नेता जो है शिक्षा और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि जो है वो क्या है कि आपके जो इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं और स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या है कि इस पीर क्षेत्र श्रेणी में संत और सूफी और तथा अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेश, देवत्व प्राप्त सैनिक और योद्धा भी विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवी देवताओं और यहाँ तक कि जीवात्मा भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और इनकी मज़ारें बंगाल में सर्वाधिक पाई जाती हैं, अभी भी मिलता है पीर मज़ार का। देखिए यहाँ पे क्या बोला, जीववाद क्या होता है। जीववाद यह मानना है कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है, यानी वो जिंदा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो बोल रहा है तो कह रहा है कि बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में जो मंदिर बनाने का दौर क्या हुआ कि जोरों पर रहा। कब? तो 15 शताब्दी के बाद। ठीक है, 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। बाद में 19वीं शताब्दी में समाप्त हो गया। हमने देखा कि चैप्टर 2 में मंदिरों और अन्य धार्मिक अवसर भवन जो है अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे, यानी जो शक्तिशाली बन रहा था वही धार्मिक भवन या मंदिर बना रहे थे। ठीक है, वे उनके माध्यम से अपने शक्ति और भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारों से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली, कसारी, घंटा, धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूरोप की कंपनियाँ जो थी वो क्या थी कि व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर क्या हो गए, पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया और जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियाँ देखिए इस तरह के, अभी भी आप जब जाएंगे ना तो इस तरह का बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ बचा है क्या, यहाँ देख लेते हैं। जीववाद तो हमने देख लिया। 11 चित्र में क्या दिया है कि एक दलोचा छप्परदार झोपड़ी है 11 में, और एक चौचाला मंदिर है। ठीक है, क्या नाम है? चौचाला मंदिर है। ये देखिए, ये जो है आपका मंदिर है। ठीक है, ये आपका झोपड़ी है और ये मंदिर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या बना हुआ है, तो गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर में पक्की मिट्टी की एक पटिया विष्णुपुर में है ये। ठीक है ना, ये देखिए गोपियों के साथ है भगवान कृष्ण जी। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूजे जाते थे और ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई थी, तो उनकी मूर्तियाँ मंदिरों में स्थापित की जाने लगी और बाद में ब्राह्मणों ने मूर्ति मान्यता दे दी तो मूर्तियों को क्या किया जाने लगा, मंदिरों में स्थापित किया जाने लगा। इन मंदिरों की शक्ल और आकृति बंगाल की छप्पर दार झोपड़ियों की तरह दो चाला यानी 2 छतों वाली या चौचाला 4 छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों के स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाले ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। ठीक है, मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारी, सजावटी टाइलों और मिट्टियों की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावट अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। यानी देखिए कितनी अच्छी तरह से बनाया गया, देख रहे कितनी बारीकियों को, देखिए
देख रहे हैं, ऊपर से देख लीजिए आप। तो इस तरह से बना हुआ, बांसुरी बजाते हुए, डांस करते हुए। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो ये जो मूर्ति है घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पक्की मिट्टी का एक फलक आराम बाग मिला। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से देखिए कितना सुंदर। मतलब सोचिए कि आज जितना हम लोग मॉडर्न है, उस समय क्या रहा होगा। इतने सुंदर कलाकार है, मछली काट रही है फसूल से, देख रही है। चलिए, यहाँ पे मछली भोजन के रूप में बात किया जा रहा है। तो मछली भोजन के रूप में जो है परंपरागत भोजन संबंधी आपका क्या है आदतें हो गई, आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। बंगाल जो एक नदी मैदान है जहाँ मछली और धान की क्या है उपज बहुतायत से होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में तो प्रमुख स्थान था ही। बंगाल में मछली बहुत खाते हैं, चिकन वगैरह। ठीक है, मछली पकड़ना यहाँ का प्रमुख धंधा रहा और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर मछली मिट्टी की पट्टियाँ लगी है, उसमें मछली का साफ करते हुए टोकरियों भरकर बाजार ले जाते दर्शाया गया है। मछली को टोकरी भर के ले जाते हुए भी दिखाया गया। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग तो क्या करते हैं, बिहार में जो होते हैं वो क्या करते हैं, बोल देते हैं नहीं नहीं मछली तो हमको देखना नहीं है। बट यहाँ तो लोकल दुकान वाले भी जो हैं वो आपको अंडा देंगे। ठीक है, ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, यानी जो सामिस क्या तो चिकन वाला। स्थानीय आहार में मछली को लोकप्रियता देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मण के लिए इस निषेध से ढील दी है, यानी वो खा सकते हैं। ठीक है, निरामिष और सामिस जिसको बोलते हैं। निरामिष मतलब क्या है कि आपका जो है वो वेजिटेबल वाला, सामिस जो है वो चिकन वाला। बृहद धर्म जो है वो पुराण बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का एक संस्कृत है। बृहद धर्म पुराण है। यह स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी गई है, यानी ये आप मछली खा सकते हैं। मछली तो कोई भी खाओ, मछली तो मछली होती है। मैंने तो पहली बार सुना है, आपने क्या पहली बार सुना है? चलिए ये देखिए, इस तरह से मैंने आपको जो आपका चैप्टर था, कौन सा चैप्टर है ये आपका 7 चैप्टर मैंने करा दिया है। तो ये आपका सोशल साइंस आज आपको कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आज का आपका वीडियो मेरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।